स्पीकर साहब, वो कहते हैं कि बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। स्पीकर साहब, बड़ी जामे बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, और मैं आपकी बातों का भी और ख्वाजा आसिफ साहब की बातों का भी एक एक नुक्ते का जवाब देना चाहूँगा, फैक्ट सामने रखूँगा। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं ज़रा हक़ाइक़ सामने रख दूँ। इन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया था कमेटी से। मैं एक एक जो इनका नुक्ता था उसकी बात करूँगा। कहते कि कमेटीज़ फ़ाल नहीं है। स्पीकर साहब, इस हाउस में आज जितनी बहस हुई है, मैं आपके सामने स्पीकर साहब जब आप बैठे थे मैं देख रहा था कि पता नहीं स्पीकर साहब, स्पीकर डॉक्टर असद कैसर साहब बैठे हैं और हम तमाम जो हजरात यहाँ पे बैठे तमाम के तमाम डॉक्टरान हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसी और इशू के ऊपर। क्या हमने इस मुल्क के अंदर और इस पार्लियामेंट के अंदर, स्पीकर साहब मैं हमेशा बात करता हूं, आज हमारा ISF है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टूडेंट विंग, उनका यौम तासीस है। स्पीकर साहब, हम जैसे नौजवान सियासत में क्यों आए थे? स्पीकर साहब, हम कुछ ख्वाब लेके आए थे। स्पीकर साहब, ये दो नहीं एक पाकिस्तान नारा नहीं, हमारा ईमान है कि हम सही मानों में फलाही रियासत बनाएंगे जहां पे गरीब के लिए और अमीर के लिए एक कानून होगा। स्पीकर साहब, आपने बात की कि वोट को इज्जत दो। मेरा नारा है कि वोटर को इज्जत दो। उस वोटर को इज्जत दो जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। उस वोटर को इज्जत दो जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। उस वोटर को इज्जत दो। उस वोटर को इज्जत दो जो बेरोजगारी के आलम में खुदकुशी करने पे मजबूर होता है। उस वोटर को इज्जत दो जो कि तालीम से महरूम है। स्पीकर साहब, ये हमारा ईमान है और इसके लिए हम सियासत पे आए थे। अब मैं आता हूं कि जो तकरीर की गई एक एक नुक्ते का मैं जवाब दूंगा। पहले कमेटीज की बात की गई। स्पीकर साहब, पूरी कौम देख रही है। मैं एक सवाल करता हूं कि कमेटीज फाल कब होगी? कहते हैं कि अगर जब हाउस सेशन में होता है तो समझिए कि एग्जीबिशन हो रहा है, लेकिन जब कमेटी सेशन में होती है तो समझो कि सही सीरियस बिजनेस चल रहा है। ये दुनिया के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कंसेप्ट है कि जब आपकी कमेटीज की मीटिंग होती है तो उसको इतनी संजीदगी के आलम से देखा जाता है कि वहां पे लेजिस्लेशन होगी। लेकिन स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपको अपनी कम्युनिकेशन कमेटी की बात करूं। 1 साल तक कमेटी इसलिए नहीं बना रहे थे कि जिसके ऊपर ठेकेदारी और करप्शन के केसेस चल रहे थे, नून लीग कह रही थी कि उसी ठेकेदार के भाई को आपने चेयरमैन लगाना है। स्पीकर साहब, इस तरह हाउस नहीं चलता। अगर हेल्थ के अंदर जिसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और आप इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें कि जिसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का केस चल रहा है, जब तक उसका मेडिकल कॉलेज रजिस्टर नहीं होगा तो यह कमेटी नहीं चलेगी। स्पीकर साहब, इस तरह मुल्क नहीं चला करते। स्पीकर साहब, अगर आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री में एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो सेनेट में बैठा हो, जो इस हाउस में बैठा हो, वो कहे कि मैंने इस कमेटी की चेयरमैनशिप लेनी है और उसकी पार्टी आके आपके सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे, स्पीकर साहब, कि इसी को चेयरमैन लगाना है, तो इस तरह कमेटी नहीं चला करती। और जब कमेटी नहीं चला करती तो लेजिस्लेशन नहीं हुआ करती। जब लेजिस्लेशन नहीं हुआ करता तो हाउस नहीं चला करता। हाउस नहीं चला करता तो मुल्क नहीं चला करते। और फिर इसी तरह हम ये तमाशे देखते रहते। स्पीकर साहब, दूसरी बात स्पीकर साहब, ये रही कमेटीज के ऊपर बात। दूसरी बात इन्होंने की कि सेहत के ऊपर सियासत ना करे। स्पीकर साहब, इत्तिफाक नहीं, 100% इत्तिफाक करता हूं मैं कि सेहत के ऊपर सियासत ना करे। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर इन्होंने गलत बात की। मैं खुद मीटिंग्स में बैठता हूं स्पीकर साहब, कैबिनेट के अंदर भी और स्पोक्स पर्सन मीटिंग के अंदर भी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्ट्रिक्टली सबको कहा है कि सेहत के हवाले से आप दुआ कर सकते हैं, कोई गलत बयान किसी ने नहीं देना। सबको प्राइम मिनिस्टर साहब ने मना किया हुआ है। मैं इस हाउस में जिम्मेदारी से हल्फन ये बयान दे रहा हूं और मैं इस बयान का जिम्मेदार हूं। लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ साहब मुझे बताएंगे कि ये किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को कोट कर रहे हैं? मैं तो अल्लाह को गवाह बना के ये बयान दे रहा हूं कि वहां पे कैबिनेट के अंदर भी, मीटिंग्स के अंदर भी इन्होंने बात की। लेकिन ये यहां पे आके कह रहे कि सियासत के ऊपर सियासत। मैं पूछता हूं, सियासत के ऊपर सियासत कौन कर रहा है? रोजाना इनके तर्जुमान आके स्पीकर साहब बयान देते हैं। क्या नवाज शरीफ कन्विक्टेड है?
तो क्या ये हमने कहते कि इंतकाम की आग, क्या हमने उनको सजा दी है? सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑनरेबल जजेस ने उनको सजा दी है। 5 ऑनरेबल, दो 3 केसेस उनके चल रहे थे। अजीजा केस, प्राइम मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब अगर कहे तो मुझे वो एक एक केस जो है फिंगर टिप्स पे याद है, मैं यहां पे पूरे केसेस बयान कर दूंगा। स्पीकर साहब, 5 जजेस ने उनके खिलाफ फैसला दिया और उसकी बुनियाद पे वो कन्विक्टेड करार पाए। अब उसके बाद आप मुझे बताएं हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत तो ये कह सकती थी कि आप उनका नाम ECL से निकाल दे, लेकिन आप मोहब्बत की बात करते हैं, आप सियासत की बात करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको मियां साहब की जान प्यारी है, उनकी सेहत प्यारी है, या आपको माल प्यारा है? अगर इतनी दौलत किसी के पास हो, हेल्थ या वेल्थ, मेरे ख्याल से उनकी सेहत के ऊपर आप तवज्जो दे दे, जायदाद के ऊपर इतना फोकस ना करे। लेकिन स्पीकर साहब, मैं एक सवाल करते हुए बेहद पाकिस्तानी, इतना हक तो मुझे हासिल है कि मैं एक सवाल करूं। स्पीकर साहब, यहां पे हम बेहद पार्लियामेंटेरियन, बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़े पार्टी के सरबराहान, वो तो आके आपके सामने सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा गरीब बैठा हुआ है वो किसके सामने जाके फरियाद करे कि 35 साल हुकूमत में रहने के बाद आप अपने लिए एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां पे आपका अपना इलाज हो, तो मेरे मजदूर का क्या होगा? स्पीकर साहब, क्या मैं जब दुआ करता हूं, मैंने आज तक इनके सियासत के हवाले से कभी बयान नहीं दिया। मैं न सियासत करता हूं न मैं मुनाफिकत करता हूं। मेरा क्या अकीदा है, मेरा एक ईमान है, जो कैबिनेट का डिसीजन है वो कलेक्टिव डिसीजन है, मैं उसको ओन करता हूं। मैं कहता हूं कि जो आपको कहा है कि आप गारंटी दे दे और उसको फिर जाने दे, लेकिन मैं एक सवाल तो करता हूं जो मेरा बिलीफ है। मैं कहता हूं कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान था। स्पीकर साहब, वो जो गरीब, क्या आपने उस खातून की वो वीडियो फुटेज नहीं देखी जो लाहौर के अस्पताल में टंडे फर्श पे उसको स्ट्रेचर नहीं मिलता और वो ईड़िया रगड़ रगड़ के उनकी जान चली जाती है? क्या आपने सिंध के अंदर वो मंजर नहीं देखा कि कुत्ते के काटने से एक बच्चा अपनी मां के गोद में बिलक बिलक के जान दे रहता है? क्या वो मेरा पाकिस्तानी नहीं था? स्पीकर साहब, हमें रोना आता है अपने उस हर पाकिस्तानी पे जिसको सेहत की सहूलत मुयसर नहीं, जिसको तो यहाँ पे डिस्प्लिन की गोली नसीब नहीं होती, और हम यहाँ पे फरियाद करते हैं कि हमें वो सहूलत हासिल नहीं है, वो सहूलत हासिल नहीं है। स्पीकर साहब, आप तशरीफ रखें। स्पीकर साहब, प्लीज। स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल स्पीकर साहब, वो कहते हैं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। स्पीकर साहब, बात इतनी सी है कि जो फैक्ट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत कोट किया गया, मैंने कहा कि मैं यहां पे रिकॉर्ड की दुरुस्ती की बात करूं। और दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि जिन्होंने भागना था और वापस नहीं आना था वो नहीं आए। स्पीकर साहब, जरा कौम के सामने वो भी रख लेते हैं। इसाक डार, वो मेरा तो कोई कुछ नहीं लगता। इसाक डार, इनका फाइनेंस मिनिस्टर, एफिडेविट है, मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी किरदार, शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, वो मफरूर है। इनका वजीर खजाना था, बरतानिया के अंदर बैठा हुआ है, वापस नहीं आया। इन्होंने कहा कि जिन्होंने वापस नहीं आना था वो वापस नहीं आया। एक अली इमरान, किसका दामाद है? शहबाज शरीफ का, वो वहां पे बैठा हुआ है, जो नहीं आना था वो नहीं आया। मियां साहब, बड़ी मोहब्बत जाग रही थी। मैं यही तो कह रहा हूं कि सेहत के ऊपर सियासत ना करे। दोनों साहिबजादों को इस वक्त मियां साहब के साथ होना चाहिए था। उनकी वालिद साहबा के लिए अगर मैं दुआ कर सकता हूं, आप दुआ कर सकते हैं, तो बेटे तो तेमरदारी भी करे। दोनों बेटे मफरूर इस वक्त, हसन नवाज मुल्क से बाहर, हुसैन नवाज मुल्क से बाहर, और शहबाज शरीफ साहब का एक साहिबजादा वो भी मुल्क से बाहर। तो जो स्पीकर साहब, जो मुल्क से इस वक्त बाहर है, जो वापिस नहीं आए, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बातें की, वो तमाम के तमाम भी शरीफ खानदान के सपूत है। उनके खानदान के लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के किरदार थे, जो टीटी के किरदार थे, जो करप्शन के किरदार थे, जो मेफेयर अपार्टमेंट के ओनर्स थे, जो एवन फील्ड
हाउसेस के ओनर्स थे। तो स्पीकर साहब ये सारे वो किरदार हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं। मैं आता हूं, एक और पॉइंट इन्होंने उठाया। प्लीज वाइंड अप करें कि मैंने एक और भी तकरीर देनी। स्पीकर साहब इन्होंने एक और पॉइंट उठाया। कि बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वालों को छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका थे तो उन्होंने बयान दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अमेरिका में बयान दिया तो बड़े जो 2-3 बयानात दिए थे उसका तो आपने हवाला ही नहीं दिया। खत्म नबूवत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। काश नामूसी रिसालत का जो प्राइम मिनिस्टर का बयान था पूरी दुनिया की ऐवान है जिससे गूंज उठी, उसका आप हवाला दे देते। कश्मीर कास को कि जब कश्मीर की सदा अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजी, जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब कश्मीर के लिए हम लड़ेंगे, वो सदाएं गूंजी, तो उसका भी आप हवाला दे देते। और एक और चीज, मदीने की रियासत की वहां पे बात हुई, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मदीना की रियासत की बात की स्पीकर साहब, तो वहां पे एक कानून होता है सबके लिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका अज़म किया था कि मैं जो जेल के अंदर सहूलियात दी जाती है, जेल के अंदर तो मुजरिम पाए जाते हैं स्पीकर साहब, उसमें आप कैसे तफरीक कर सकते हैं? जेल में तो सजाएं दी जा सकती है। आपको याद होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि वहां पे ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून होता था। तो यहां पे ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून नहीं होगा। स्पीकर साहब ये तो मैंने बात की जो उन्होंने तकरीर की बात की थी। अब मैं एक और चीज इन्होंने स्पीकर साहब मैं एक नुक्ते का जवाब इसलिए जाना चाहिए कि इनकी बातें तो चली गई है, मैं नुक्ते से नहीं हटूंगा, मैं इनकी तकरीर से नहीं हटूंगा क्योंकि इन्होंने सूबों की बात की और परवेज खड़क साहब का हवाला दिया। कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कल भी आपने हवाला दिया था। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं जब अपोजिशन में था, मैं सबसे पहले मैं भी ये बात उठाता था और मैं कहता हूं, समझता हूं 153(4) मैं एक पॉइंट मैंने उठाया था स्पीकर साहब, हमारी गैस की रॉयल्टी थी। क्या ये ख्वाजा आसिफ बता सकते हैं कि क्या हमें दी गई थी? बिजली के हवाले से खैबर पुख्तनख्वा 2200 मेगावाट बिजली हम प्रोड्यूस करते थे स्पीकर साहब। हमारे यहाँ 19 घंटे लोड शेडिंग थी। आपको याद होगा स्पीकर साहब, 19 घंटे लोड शेडिंग थी इनके दौर में। मैं इसी असेंबली में आवाज उठाता था और ये ख्वाजा आसिफ हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि खैबर पुख्तनख्वा और सिंध के अंदर बिजली चोरी होती है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हमारी, सबसे सस्ती बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमें हक नहीं दिया गया था। सूबों के साथ जुल्म हुआ था, जुल्म करते थे, ये गलत बयानी ये भी की गई। स्पीकर साहब एक और चीज, अभी प्रोडक्शन ऑर्डर की बात हुई। स्पीकर साहब ये आपका मैंडेट है, आप अपने जिस तरह के हाउस को चला रहे हैं। मुझे याद है कि हम भी अपोजिशन में थे, हमें तो पहले माइक ऑन ही नहीं होता था। आपके यहाँ तो रोजाना अपोजिशन के 2 बोलते हैं, हुकूमत का 1 बोलता है। वहां पे तो हमारा माइक कभी ऑन ही नहीं होता था। तो आपका मैंडेट है, आप इसको बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं कंक्लूड करते हुए एक बात जरूर कहूंगा स्पीकर साहब, आज बात हुई प्रोडक्शन ऑर्डर्स की, आज बात हुई जरदारी साहब की सेहत की, आज बात हुई नवाज शरीफ की सेहत की, आज बात हुई किसी और की सेहत की और प्रोडक्शन ऑर्डर की। स्पीकर साहब इस हफ्ते पाकिस्तान में 3-4 चीजें हुई है, क्या इसके ऊपर किसी ने बात की? कार के का आपको याद होगा जो $1.2 बिलियन पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, तो पाकिस्तान का तनाज़ा था, $1.2 बिलियन पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिशों से उर्दगान से बात करने के बाद $1.2 अरब पाकिस्तान का बचा लिया गया, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। स्पीकर साहब दूसरी बात, शाजिया मरी साहब ने कल कौमी असम्बली में सवाल किया था फॉरेन मिनिस्ट्री से कि इस साल कितने पाकिस्तानी जो है वो जेलों से रिहा हुए। 4687 पाकिस्तानी एक साल के अंदर बैरून मुल्क जेल में जो थे वो रिहा हो गए। स्पीकर साहब सुनिएगा, एक हफ्ते का मैं आपको बता रहा हूं, जो खबर ये जो बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर कोई और चीज, असल चीज है पाकिस्तान ये है। 4687 बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो जेलों में सड़ रहे थे, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। इमरान खान की कोशिशों से 1587 सिर्फ सऊदी अरब से एक हुक्म के ऊपर रिहा हुए, 4687 पाकिस्तानी जेल से रिहा हुए। कार के स्कैंडल में $1.2 बिलियन आपका वो हो गया। और मैं आपको एक और खुशखबरी भी सुनाता हूं कि रेकोडेक का जो $6 बिलियन था, $6 बिलियन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने जा रहा था,
इंशाल्लाह उसकी भी जल्द खुशखबरी आ रही है और पाकिस्तान को $6 बिलियन वो नुकसान जो होने वाला था वो भी पाकिस्तान का बच जाएगा। स्पीकर साहब, 3-4 चीजें और भी है। स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 सालों में जो इस हफ्ते और अक्टूबर का महीना स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली और दुनिया के अंदर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखें तो इस हफ्ते में सबसे ज्यादा और पहले नंबर तक जो पाकिस्तान का जो पिछला दौर गुजरा था उसमें पहले नंबर पे पहुंच गया। स्पीकर साहब, एक और चीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान 28 दर्जे तरक्की कर गया और पहले 10 पोजीशन पे आ गया। स्पीकर साहब, वो भी हो गया। स्पीकर साहब सुनिएगा, मैं आपको एक हफ्ते की खुशखबरियां सुनाता हूं कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। सर, पाकिस्तान बदल रहा है, इसके ऊपर बात करें। स्पीकर साहब, 28 दर्जे तरक्की करने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले 10 नंबर पे पाकिस्तान आ गया। फिर एक और चीज सुनिएगा, सबसे बड़ा हमारा मसला क्या था? हमारा ट्रेड डेफिसिट था। हमारा ट्रेड डेफिसिट था। IMF की रिपोर्ट आ गई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई, एक्सपोर्ट आपके बढ़ गए, इंपोर्ट हमने कम कर दिए, आपका जो ट्रेड डेफिसिट था वो खत्म होने लगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होने लगी। स्पीकर साहब, इससे क्या होगा? इससे क्या, मैं आपको बताऊं। स्पीकर साहब, मईशत इस्तेहकाम की तरफ मुल्क का इमेज दुनिया में बेहतर होने लगा। अमानतदार और जनतदार क़ियादत आपकी है, आपका कामयाब जवान शुरू हो गया, एहसास शुरू हो गया। एक काम करे स्पीकर साहब, अपोजिशन को भी कहता हूं, एहसास प्रोग्राम सिर्फ हमारा नहीं है, 192 अरब का है। उसमें हर तहसील, चाहे आप अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, आपके हर तहसील के ऊपर एक कफालत सेंटर बनेगा। उसमें सुनिए, आपकी फायदे की बात है, आप बेवा खवातीन, स्पेशल चिल्ड्रन, आपके माजूर अफराद, आपके बुजुर्ग शहरी, आपके इलाज से महरूम लोग, तमाम लोगों के लिए कफालत सेंटर का कयाम होगा। उसको ऑन कीजिए, अपने हलकों के मसले दूर कीजिए, पाकिस्तान की तरक्की में साथ दीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। आगा हसन बलोच साहब, आगा हसन